ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना कंस्ट्रक्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2 से है। चैप्टर नंबर 2 में कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया था और कंस्ट्रक्टर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका बेसिक प्रोग्राम है, कंस्ट्रक्टर की परिभाषा, कंस्ट्रक्टर की डिजाइन, जैसे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, पैरामीटराइज और एक हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और एक पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर डिमांड। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं दोबारा। एक बार माइक लगाना भूल गया था। तो चैप्टर नंबर 10 टॉपिक कंस्ट्रक्टर, स्टार्टिंग किया हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब कोई प्रोग्राम में कोई फंक्शन का यूज करते हैं तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम आर्गुमेंट लेते हैं। तो किसी फंक्शन या फिर किसी कंस्ट्रक्टर में हम आर्गुमेंट लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। क्लास एबीसी एक क्लास है और इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। पब्लिक का यूज करके एबीसी नाम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और इस कंस्ट्रक्टर में इंटीजर ए नाम से एक आर्गुमेंट लेते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो एबीसी कंस्ट्रक्टर है, जो कि इसका टाइप क्या है, इंटीजर आई पब्लिक एबीसी इंटीजर। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हाँ, हेमंत हेमंत आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो, तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फिर पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर लिखा मैंने एबीसी। इस एबीसी में मैंने एक आर्गुमेंट लिया है। और जब मैंने आपको ये बताया कि कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट लेते हैं, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्गुमेंट होते हैं, तो वही होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में आप इसकी डेफिनेशन में कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि ऊपर आपने डिक्लेयर किया आई और यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो यहाँ आप एक ही वैल्यू है वो आई में ट्रांसफर कर सकते हैं और यहाँ सी आउट आई इक्वल आई की वैल्यू आपने आउट कर दी। तो ये जो कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया था, ये यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे क्लोज कर दी और क्लास भी बंद कर दी। ठीक है। और अब देखिए वॉइड मैन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। और मैन प्रोग्राम यानी कंस्ट्रक्टर आपका क्या है, एबीसी। एबीसी का एक ऑब्जेक्ट बनाया। एबीसी का क्या बनाया? एक ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या यूज आता है, देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल यानी कि विशेष फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट की उत्पत्ति के साथ ही निष्पादित हो जाता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका मतलब ये अपने आप ही क्या हो जाना चाहिए था, निष्पादित। तो निष्पादित हो चुका, बट यहाँ पर आपने क्या ले रखा है, आर्ग्यूमेंट। तो ऑब्जेक्ट की उत्पत्ति के साथ में ही ये निष्पादित होगा, तो इसके साथ में ही हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी पास करवाएंगे।
तो यहाँ इसके साथ में आर्गुमेंट की वैल्यू भी आप सेंड कर सकते हो, ये यहाँ पे बन गई। अब ABC OBJ इसको एग्जीक्यूट किया तो 10 कहाँ चला गया, A के पास, और A की वैल्यू I के पास होगी, और सी आउट I को हमने आउट कर दिया, प्रिंट हो जाएगा आपका I इक्वल 10। इसको बोलते हैं सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके आर्गुमेंट में एक सिंगल कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंट ही है, तो इसको बोलेंगे सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, जो ऑब्जेक्ट की उत्पत्ति पर स्वतः ही निष्पादित हो जाता है, और साथ में हमने इसकी वैल्यू भेज दी। तो ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जब ये पूरा ब्लैंक होता है तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं होता, बट यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, इसके अंदर हमने आर्गुमेंट का यूज किया है, तो ये क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ हेमंत, आया क्या समझ में? चलो अब देखो, इसके बाद में हम पढ़ते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बाद में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जब आर्गुमेंट की वैल्यू उसके डिक्लेरेशन के टाइम पर ही हम दे देते हैं, तो उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पे इंटीजर आई की जगह एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो SI जो कि फ्लोट टाइप का है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने SI जो कि फ्लोट टाइप का है। यहां पर आप इंटीजर P, इंटीजर R और इंटीजर T, देखिए अब ये मैंने 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज किया है। 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, इसमें 3 आर्गुमेंट है। अब इन 3 आर्गुमेंट की वैल्यू हम ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, और ये किसका एग्जाम्पल है, एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर जब इनकी वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ हम लिख सकते हैं SI इक्वल P इंटू R इंटू T और डिवाइड 100। ठीक है, और फिर इस SI को यहाँ से आउट कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल SI को मैंने यहां से आउट कर दिया। अब देखिए मेन प्रोग्राम पे चलते हैं, ये मेन प्रोग्राम स्टार्टअप, फिर ABC एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट जो है इसमें आप देखिए कितने आर्गुमेंट है, 3, तो 3 आर्गुमेंट है, तो ऑब्जेक्ट भी कितने की वैल्यू पास करेगा, 3 वैल्यू पास करेगा। तो जो यहां पर मैं 3 वैल्यू लिखता हूं, 10,000, 24 और 2, यानी कि जो 10,000 है वो आपका प्रिंसिपल है, 24 है ये आपकी रेट है, और 2 क्या आपका टाइम है। तो ये तो एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है, बट हम पढ़ रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब आर्गुमेंट की वैल्यू आप डिक्लेरेशन के टाइम ही उसको इनिशियलाइज करवा देते हो। ठीक है, तो आर्गुमेंट की वैल्यू, आर्गुमेंट कितने यहाँ पर 3, तो एक आर्गुमेंट की वैल्यू हम डिक्लेरेशन के टाइम ही देते हैं, यानी कि यही दे देंगे, जिसको डिक्लेयर किया उसी टाइम उसको हमने क्या दे दिया, इसकी वैल्यू असाइन करवा दी। तो जब आप, ये इसका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, यानी कि अब ये क्या हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके अंदर एक जो आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू डिक्लेरेशन के दौरान ही हमने उपलब्ध करवा दी। अब यहां से क्या भेजेंगे अपन, सिर्फ 2 ही वैल्यू भेजेंगे, क्योंकि एक वैल्यू तो पहले से ही है इसके पास, और अब ये 2 वैल्यू हम भेज रहे हैं, 2 वैल्यू हम इसके पास भेजेंगे, तो ये 10,000 इसके पास आ जाएगा, 24 यहाँ जाएगा, और टाइम आपका 2 है ही। सारे कैलकुलेट होने के बाद में 100 का भाग लगेगा, क्या हो जाएगा आपका SI आ जाएगा, और सी आउट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल SI, तो SI का जो भी मान होगा वो मान यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है,
देखिए, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से पहले हम पढ़ते हैं डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। डायनेमिक कंस्ट्रक्टर इसलिए समझते हैं क्योंकि वो इसी प्रोग्राम में हम समझ लेंगे। तो डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डायनेमिक कंस्ट्रक्टर ये होता है कि जब आप किसी भी आर्गुमेंट की वैल्यू पास करवाते हैं तो उसके लिए जो वैल्यू है आपको रन टाइम, जब उसको रन करेंगे उस टाइम वो वैल्यू देते हैं। देखो ये वैल्यू आपने फिक्स कर दी, ये वैल्यू फिक्स कर दी, तो इसका जो रिजल्ट है वो फिक्स आएगा। बट हम रन टाइम वैल्यू देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी आर्गुमेंट के लिए रन टाइम वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो होता है डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। देखिए अब यहाँ पे 10,000 हमने दे रखी है, बट ये नहीं देनी हमें, तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने ओबीजे, ठीक है, ओबीजे, और यहां हम लिखेंगे सी आउट, एंटर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। इससे पहले एक लाइन और रह गई, वो डिक्लेयर कर देते हैं अपन। देखिए इंटीजर पी और इंटीजर आर यहां पर है, तो मैं यहां पर भी कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, इंटीजर एक्स या फिर पी यानी कि पी आर प्रिंसिपल, और एक कर लेता हूं रेट, तो आर ए। ठीक है, तो दो वेरिएबल मैंने यहां पे डिक्लेयर कर लिए हैं। ठीक है, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब यहां पे इनकी वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए आप यहां पे सी आउट लिख सकते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड रेट, यानी कि रेट और जो आपका प्रिंसिपल है वो उसकी वैल्यू हमें, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन और रेट यानी कि दर, उनकी वैल्यू हमें क्या करवानी है, इनपुट करवानी है। तो उसके लिए हम लिखेंगे सी इन पी आर और आर ए। तो यहाँ पे पी आर और आर ए ने से हमने क्या करवा ली, प्रिंसिपल और जो आपकी रेट है उसकी वैल्यू हमने क्या करवा ली, यहाँ पर इनपुट करवा ली। अब जो वैल्यू इनपुट होगी वो किसकी, किसके अंदर वैल्यू होगी, वो वैल्यू किसकी है, पी आर की तो वैल्यू है वो। तो यहां हम जब ऑब्जेक्ट को इसको यहां पर क्रिएट करेंगे, तो अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर क्रिएट कर रखा है इसको हम मिटा देंगे। अब हमें जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो मैं ऊपर कर रहा हूँ, इसका प्रोग्राम कंटिन्यू आपका, यहाँ पर एबीसी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट के साथ में हमें क्या करना है, पी आर और आर ए की जो वैल्यू है यहां पर हम भेजेंगे पी आर, और ये आपका आर ए। ठीक है, तो अब ये जो पी आर और आर ए है ये यहां पे लिखा है, अब ये इसको कॉल करेगा इसको। अब पी आर की जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू वो किसके पास आ जाएगी, पी के पास, और आर ए की वैल्यू आर के पास, और टी को हमने वैल्यू दे रखी है। तो इसकी वैल्यू जैसे कि हम देते हैं 10,000, और ये आ जाएगा आपका 24 और ये 2। तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा मैनिपुलेट होने के बाद में ऐसा ही में स्टोर हो जाएगा, और ये इसको आउट कर देगा। तो ये कह सकते हैं कि भाई जब आप किसी कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट की वैल्यू है वो आप ऑब्जेक्ट के द्वारा रन टाइम उपलब्ध करवाते हो, रन टाइम इनिशियलाइज करवाई है ना हमने। तो जब आप रन टाइम वैल्यू इसको देंगे तो वो रन टाइम वैल्यू क्या करेगा, उसी रन टाइम वैल्यू को देने के तरीके ही हम बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, या फिर ऐसा जो कंस्ट्रक्टर होता है जिसको हम रन टाइम वैल्यू उपलब्ध करवाते हैं तो वो होता है डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। तो हमने पढ़ लिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हाँ, इस ऑब्जेक्ट के आगे जो लिखा हुआ ना ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस का यूज कर रखा है, यहाँ पे देखें, और यहाँ नीचे लगा देंगे गेट ch, और इसको बंद कर देंगे। यहां से स्टार्ट किया था ना, इसको यहां से अपन बंद कर देंगे। तो ये था अपना डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। डायनेमिक कंस्ट्रक्टर के बाद में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है,
कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब पहले समझिए। देखिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर एक विशेष मेंबर फंक्शन है जिसका नाम क्लास के नाम के समान ही होता है। तो एक ही नाम का कंस्ट्रक्टर आप एक प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, बट उनकी जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है या फिर उसका रिटर्न टाइप है वो क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक क्लास, एबीसी नाम से एक क्लास बनाई और उस क्लास के अंदर एक सम नाम से इंटीजर, सम नाम से एक वेरिएबल लिया और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ एबीसी। अब ये जो एबीसी है इसके अंदर दो आर्गुमेंट रखेंगे अपने, इंटीजर ए और इंटीजर बी। इसके अंदर जो सम है उसकी वैल्यू ए और प्लस बी, यानी कि इन दोनों को प्लस करने के बाद में यहां से जो वैल्यू आएगी वो सम के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं एबीसी इंटीजर ए, या फिर यहाँ पे एक्स भी ले सकते हो, और इंटीजर वाई। ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? कि जो कंस्ट्रक्टर हैं इनके अंदर जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट है वो सेम तो टाइप के हैं, इंटीजर इंटीजर, और सेम ही आपके क्या हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट है, दो इसमें है दो इसमें, तो सेम तो नहीं हो सकते। तो आप यहाँ पे क्या करें, एक और ले लेते हैं यहाँ पर इंटीजर जेड। अब ये क्या हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो जाएगा। तो फिर ये जो वेरिएबल है इसको हम यूज करते हैं सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अब एक फंक्शन बनाता हूं मैं। ये तो क्या बनाया अभी, कंस्ट्रक्टर। अब हम एक फंक्शन बना लेंगे, चाहे आप कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। मैं एक फंक्शन बनाता हूं और फंक्शन है वो है वॉइड डिस्प्ले। और ये वॉइड डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, ये सी आउट करेगा किसको, सम की वैल्यू को। सम की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है। तो इनमें भी आप सम की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो, बट अलग से करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन बंद कर देता हूँ। तो अलग से करना चाहिए जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। वॉइड मैन, अब यहाँ पे एबीसी जो क्लास है आपकी, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट वन बनाया। इस वन में आपने वैल्यू भेजी 5 और 6। ठीक है। दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाया है एबीसी का OBJ2, इसमें आपने 5, 6 और 7 3 वैल्यू आप सेंड कर रहे हो। फिर जो ऑब्जेक्ट वन है इससे डिस्प्ले करवाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट 2 से डिस्प्ले करवाएंगे अपन, और गेट CH। ठीक है, ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। एबीसी ऑब्जेक्ट वन, पहला जो ऑब्जेक्ट है वो वैल्यू किसको देगा, इस 2 आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को। क्योंकि इसके अंदर वैल्यू कितनी पास कर रहे हैं अपन, 2 वैल्यू। तो ये 2 वैल्यू कहां चली जाएंगी, इस ए और बी के पास चली जाएंगी। क्योंकि एबीसी इंटीजर ए और इंटीजर बी आपके पास कितने आर्गुमेंट है, 2। तो 2 वैल्यू जो पास करवाएंगे 2 के पास जाएंगे। नीचे वाला ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 2, तो ऑब्जेक्ट 2 है ये कहां जाएगा, एबीसी इंटीजर एक्स वाई जेड। ये 3 इसके अंदर क्या लिखी है मैंने, वैल्यू भेजी है, और वैल्यू 3 आर्गुमेंट जहां इसको मिलेंगे वहां इनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये इसमें पहला जो ऑब्जेक्ट है ये ट्रांसफर हो गया और ये वाला इसके अंदर हो गया। दोनों ही ऑब्जेक्ट की जब हम उत्पत्ति करते हैं तो दोनों ही जो कंस्ट्रक्टर हैं वो निष्पादित हो जाएंगे और दोनों के अंदर जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 5 इधर भेजेगा तो दोनों जो वैल्यू है सम को दे देंगे और ये भी सम को दे देगा। फिर जो ऑब्जेक्ट वन है इस ऑब्जेक्ट से हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। क्योंकि ये फंक्शन है इसलिए हमें कॉल करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्टर थे तो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, निष्पादित हो जाते हैं। तो इस फंक्शन को इसने कॉल किया तो क्या आउट, इसके जो फंक्शन है इसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है सी आउट सम और सम की वैल्यू। यहाँ पे इक्वल भी आप लगा सकते हैं। तो सम इक्वल सम, यानी कि सम इक्वल तो आपकी स्ट्रिंग और सम क्या है आपका वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो वैल्यू है इसको कौन कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट वन से इसको निष्पादित करवा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट वन का मतलब ये, तो यहाँ पे 5 और 6 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 प्रिंट हो जाएगा, सम इक्वल 11। फिर ये जो ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले है
ये किसको कॉल करेगा, वापस डिस्प्ले को। कौन सा है ऑब्जेक्ट, टू डॉट डिस्प्ले। टू डॉट डिस्प्ले है तो ये तीन वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट टू है तो पहले ये वैल्यू ट्रांसफर करेगा इसके पास में 5 6 7, इनको प्लस करेगा और प्लस करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये कह सकते हैं कि जब कंस्ट्रक्टर हैं वो एक ही सेम नेम के और एक ही प्रोग्राम के अंदर यूज किए जाते हैं, बट उनके जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और या फिर अगर ये डिफरेंट नहीं है, ये दो ही हैं, तो इनके जो डेटा टाइप है वो क्या होने चाहिए थे, डिफरेंट होने चाहिए थे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। तो हमने आज पढ़ लिया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, 4 टॉपिक क्लियर कर लिए। कल हम पढ़ेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर और एक रह गया आपका डी स्ट्रक्चर। तो कल ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, 2 टॉपिक हो गए, ठीक है, डी स्ट्रक्चर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अब इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, इसके प्रोग्राम है वो मैं आपको वैसे नोट्स में भेज दूंगा। डायनेमिक कंस्ट्रक्टर, देखो डायनेमिक कंस्ट्रक्टर, इसी के अंदर एक डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। डायनेमिक कंस्ट्रक्टर में क्या है कि जैसे ये तो आ गया ना समझ में, ओवरलोडिंग। तो क्यों ओवरलोडिंग में तो सिंपल ही है भाई, आपको एक ही नाम के 2 कंस्ट्रक्टर यूज करने हैं, इसके आर्गुमेंट की जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट यानी कि जो संख्या वो डिफरेंट डिफरेंट करनी है और उनकी वैल्यू उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू सेंड करनी है। अब बात आती है डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। डायनेमिक जैसे यहाँ पे मैंने ये दिया है ए और बी को वैल्यू दी है 5 और 6, तो एक एक ऐसा कैलकुलेटर आपने बनाया कि उसका रिजल्ट हमेशा 11 ही आता हो, उसको ऑन किया उस स्क्रीन पे क्या आएगा 11। कोई उसको खरीदेगा क्या उस सॉफ्टवेयर को, कोई नहीं खरीदेगा ना भाई। जो हम चाहेंगे वो रिजल्ट आना चाहिए ना, जैसे कि हम उसको पहले इनपुट करेंगे और फिर वो हमें आउटपुट देगा। वो तो सिर्फ आउटपुट ही दे रहा है, तो इसका रिजल्ट तो हमें, इस प्रोग्राम का रिजल्ट तो हमेशा क्या आएगा 11 ही आएगा, क्योंकि वैल्यू जल्दी फिक्स ही है ना। देखो इनिशियलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक तो कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। तो ये हमने दे रखा है इसकी वैल्यू कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम वैल्यू दी है ना। अगर कंपाइल टाइम वैल्यू न देके हम इसको रन टाइम कर देंगे, तो जब ऑब्जेक्ट के थ्रू रन टाइम वैल्यू को इसके पास में क्या करवाएंगे, हम पास करवाते हैं, रन टाइम वैल्यू पास करवाते हैं, तो वो होता है डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। तो इसके लिए चलो ये तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये एक ओवरलोडिंग वाला सिस्टम तो, और इसलिए ये हटा दिया, तो नीचे का जो पोर्शन है ये भी मैं हटा देता हूँ और ये भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास में क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है और इसके अंदर 2 वेरिएबल है, 2 आर्ग्यूमेंट। अब इन आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमें भेजनी है, किससे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहां सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, कितनी वैल्यू भेजनी है, कितनी वैल्यू भेजेंगे, 2 वैल्यू भेजेंगे ना, क्योंकि 2 आर्ग्यूमेंट अपने पास। तो यहां पर पहले कोई भी 2 आर्ग्यूमेंट ले लो, इंटीजर x और इंटीजर y, 2 इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल ले लिए। अब इन वेरिएबल की वैल्यू देनी है कब, रन टाइम, जब प्रोग्राम को रन करेंगे। तो यहां आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो सी आउट, एक स्ट्रिंग है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी। अब यहां पर इनकी वैल्यू देने के लिए एक ऑब्जेक्ट होता है अपने आप, सी इन। सी इन क्या करेगा, x और y की वैल्यू कीबोर्ड से लेगा, ठीक है। अब वो जो, अब कोई भी वैल्यू होगी, अभी हमें नहीं पता क्या वैल्यू होगी, यूजर तो कोई भी वैल्यू दे सकता है, लेकिन वो वैल्यू, ये x और y क्या है, ये वेरिएबल है। और वेरिएबल क्या होते हैं, किसी मेमोरी के लोकेशन का एक नाम होता है। जैसे ये क्लास है, 11वीं क्लास है, तो एक जगह है ना, इस जगह का नाम क्या है, 11वीं क्लास। तो वैसे ही एक्स वाई क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी या फिर उसकी लोकेशन का एक नाम है, ठीक है। उस लोकेशन पर हम कोई न कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है, वो कीबोर्ड से स्टोर करेंगे। तो जो भी, जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू दी 5 और y की वैल्यू दी 6, तो वो इनकी मेमोरी में जाके स्टोर हुआ ना 5 और 6, ठीक है। अब x और y की जो भी वैल्यू होगी, अब हम करेंगे एक ऑब्जेक्ट एबीसी का, एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में देखो हमने 5 और 7 भेजा था, 5 और 6 भेजा था।
अब 5 और 6 की जगह क्या भेजेंगे, एक्स और वाई को, क्या भेजेंगे, एक्स और वाई को भेजेंगे। अब जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसके साथ में हमने 5 और 6 की बजाय हमने भेजा एक्स और वाई। अब एक्स और वाई की जो भी वैल्यू होगी वो कहां जाएगी, इनके पास, और ये वैल्यू कहां दे देंगे, ए और बी को, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं अपन। तो कंस्ट्रक्टर को जो एक्स की वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी बी की होगी, और जो वैल्यू जो भी अब हमने जो भी वैल्यू वो प्लस होके सम के अंदर आ जाएगी। और फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन को हम कॉल करेंगे, जो कि ये रहा, और यहां पर जो वैल्यू वो आपकी आउट हो जाएगी, यानी सम की जो भी है 5 अच्छा हमने भेजा तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट 11। अब ये बताओ कि इसमें कहीं वैल्यू है क्या, नहीं है ना, बस हमने ये वेरिएबल ही तो लिए हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट को रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं। ठीक है, जब रन टाइम वैल्यू देंगे तो पहले तो जो वैल्यू दी थी हमने फिक्स ही कर दी 5 और 6, तो वो था कंपाइल टाइम, कि प्रोग्राम को लिखते टाइम उसको वैल्यू दे दी। लेकिन अब लिखते टाइम नहीं दे रहे हैं वैल्यू, अब कब दे रहे हैं, रन टाइम वैल्यू दे रहे हैं। और रन टाइम वैल्यू देने का मतलब ये डायनेमिक कंस्ट्रक्टर है। आगे समझ, ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे। और बाकी के हम पढ़ेंगे कल।